सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातु जो निष्कर्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातुओं के जो निष्कर्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में मैंने जो पहले इसके पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, उसके अंदर मैंने सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया है। ये श्रेणी एक सक्रियता श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें क्या धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इसमें क्या है, निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो निम्न क्रियाशील धातुएं सबसे नीचे रखी गई है, मध्यम क्रियाशील धातुएं मध्य में रखी गई है और जो उच्च क्रियाशील धातुएं वो सबसे ऊपर रखी गई है इस सक्रियता श्रेणी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। यानी जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं वो क्या होती है, निम्न क्रियाशील धातुएं होती है। वो प्रकृति में क्या होती है, बहुत ही कम क्रिया करती हैं। यानी तो इसमें देख लेते हैं पहले, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, ओके फ्रेंड्स, तो जो ये सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातु होती है वो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है। इनमें क्या होता है, इनकी जो बहुत ही कम क्रियाशील होती है। इनकी धातु ऑक्साइड जो ये क्या होती है, प्रकृति के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और ये ऑक्साइड बना लेती है। तो जो इनके ऑक्साइड होते हैं उनको अगर थोड़ा सा ही गर्म कर दिया जाए तो उनसे क्या होगी, धातु क्या होगी, अलग हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, जो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बहुत ही सरलता से, जो इनके ऑक्साइड से बहुत ही सरलता से क्या होता है, हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं हम मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसे हम कहते हैं HgS। इसे हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो HgS को हम कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका दूसरा नाम भी होता है सिनेबार। ओके फ्रेंड्स, तो इसका दूसरा नाम होता है सिनेबार। यानी HgS का दूसरा नाम क्या होता है, सिनेबार। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं, यानी तापमान यानी गर्म करते हैं, तो ये क्या करता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरे चरण में जब हम इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, मरकरी के अंदर बदल जाता है और प्लस O2, यानी जिससे इससे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होती है, हट जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, मरकरी इससे बन जाता है। यानी इस मरकरी को शुद्धिकरण आसानी से हो जाता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार सोना, चांदी आदि का भी शुद्धिकरण हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये निम्न क्रियाशील धातुओं के लिए प्रक्रम अपनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो शुद्धिकरण से पहले सभी धातुएं जो भी होती है उन्हें ऑक्साइड में बदला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मरकरी को पहले ऑक्साइड में बदला गया, जब इसे गर्म करते हैं तो इसे ये धातु प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे 2HgS लिखा है, 3O2 लिखा है, 2HgO लिखा है, 2SO2 लिखा है। ये दो इसके आगे ये नंबर क्यों लगे, क्योंकि इन्हें क्या है, संतुलित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जितने Hg लेफ्ट साइड में उतने ही Hg राइट साइड में, जितने ऑक्सीजन परमाणु लेफ्ट साइड में उतने ही ऑक्सीजन परमाणु राइट साइड में होने चाहिए। ये यानी संतुलित समीकरण है। ओके फ्रेंड्स, संतुलित समीकरण है। तो अब आते हैं हम सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं क्या होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह परत सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। या तो ये सल्फाइड में पाई जाती है या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसमें क्या कहते हैं कि सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले क्या होता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। जो इनके सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं वो प्रकृति में क्या होती है, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो इनके सल्फाइड या कार्बोनेट को क्या होता है, ऑक्साइड में बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि ऑक्साइड से धातु आसानी से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उसका आसानी से अपचयन हो जाता है।
ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन होगी उसका अपचन करवाने पर वो आसानी से हट जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी भर्जन किसे कहते हैं? यानी जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको अगर वायु की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है, यानी वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ZnS यानी जिंक सल्फाइड था, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या होगा, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इससे ये सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड था वो जिंक ऑक्साइड में बदल गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। अब आते हैं कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं ZnCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, जिंक कार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं ZnO हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा। तो भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? भर्जन में क्या होता है, अधिक जो वायु की उपस्थिति होती है, जबकि जो निस्तापन होता है वो वायु की सीमित मात्रा है। यानी इसमें अगर वायु अनुपस्थिति भी होती है, यानी इसमें ना के बराबर वायु ली जाती है। इसलिए यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे O2 नहीं लिखा, जिंक कार्बोनेट के साथ हमने O2 नहीं लिखा, क्योंकि O2 जो होती है वो ना के बराबर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जिंक कार्बोनेट को सीधा ही गर्म करते हैं, जिससे क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्लस CO2 यानी इससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भर्जन और निस्तापन में आपको अंतर समझ में आ गया है। जो भर्जन होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि निस्तापन होता है वायु की सीमित या वायु की ना के बराबर वायु होती है इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसमें अंतर हो जाता है भर्जन और निस्तापन के अंदर। दोनों का उद्देश्य, भर्जन और निस्तापन दोनों का उद्देश्य क्या होता है, जो धातु का ऑक्साइड बनाना। ओके फ्रेंड्स, दोनों का उद्देश्य होता है धातु का ऑक्साइड बनाना, भर्जन और निस्तापन का। अब आते हैं हम इसके बाद उपयुक्त अपचयक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इन जो सल्फाइड थे और जो कार्बोनेट थे उनको क्या कर लिया, हमने ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया। अब इन ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनका क्या होता है, उपयुक्त अपचयक लेकर उसे अपचयित कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, Zn यानी जिंक प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इससे बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, यानी कार्बन की उपस्थिति में जब धातु ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो इससे जो धातु क्या होती है, अलग हो जाती है, और इसमें CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होती है, एक जहरीली गैस होती है। ओके फ्रेंड्स, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब आते हैं हम सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ओके फ्रेंड्स, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। तो ये धातुएं क्या होती है, अत्यंत क्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके ऑक्साइडों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी धातुएं हैं इनकी जो ऑक्सीजन के साथ जो बंद होता है, बहुत ही बंधुता जो होती है इनकी बहुत ही मजबूत होती है। इन्हें क्या होता है, आसानी से इनसे क्या होगा, ऑक्सीजन को आसानी से पृथक नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या है, हम दूसरा प्रक्रम अपनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करते हैं, हम इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सक्रिय श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके ऑक्साइडों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। यानी ये ऑक्सीजन के साथ अधिक मजबूती से बंध बनाती हैं, जिसके कारण ये कार्बन के द्वारा इनसे ऑक्सीजन नहीं हटती है। ओके फ्रेंड्स, तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम व
कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यानी मान लीजिए सोडियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, MgCl2, कैल्शियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, CaCl2। तो इनके जो क्लोराइड होते हैं, इन धातुओं के जो क्लोराइड होते हैं, उन धातुओं को क्लोराइड को पहले गलाया जाता है। गलाने के बाद क्या होता है, उनमें क्या होता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उनको गलाया जाता है, उनके बाद उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, जिससे वो क्या होते हैं, अपघटित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जिससे उनके क्लोराइड क्या होंगे, अपघटित हो जाते हैं। तो इसमें क्रिया क्या होती है, कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित होती हैं। तो अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित आपको देखी होगी बैटरी के अंदर क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड एक एनोड। कैथोड जो कि होता है ऋणावेशित होता है, और जो एनोड होता है वो धनावेशित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो कैथोड पर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित होती हैं, तथा एनोड यानी धनावेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऋणावेशित होगा उस पर क्या होगा, जो धनावेशित है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो धनावेशित जो इलेक्ट्रोड है उस पर ऋणावेशित उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कैथोड की तरफ क्या होगा, सोडियम जाता है, सोडियम जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सोडियम क्या होगा, कैथोड की तरफ भागेगा, जिससे क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और Na के रूप में क्या होता है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। और एनोड पर क्या होगा, जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है वो क्या करती है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन के दो परमाणु, यानी ये क्या है, Cl माइनस यानी क्लोराइड, क्लोराइड के दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, Cl2 यानी क्लोरीन गैस बनाते हैं। तो ये क्लोरीन गैस क्या होती है, एनोड पर मुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, यानी प्रत्येक परमाणु क्या करता है, अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है। यानी या तो ये बंद के रूप में होते हैं, NaCl था तब तो ये क्या थे, मजबूत बंद बना था, ये आसानी से पृथक नहीं हो रहे थे, लेकिन इन्हें गलाया गया, नमक को NaCl को गलाया गया, गलाने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित करने पर क्या होता है, NaCl क्या होता है, जो ये टूट जाता है। टूटने के कारण क्या होते हैं, अब जो ऋणायन और धनायन बने वो अस्थायी हो जाते हैं। तो अस्थायी हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये अपनी स्थायी अवस्था यानी उदासीन अवस्था प्राप्त करते हैं। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपनी उदासीन अवस्था Na प्राप्त करता है। उसी प्रकार क्लोराइड जो ऋणायन होता है वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 यानी अपनी उदासीन अवस्था प्राप्त कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये क्रिया होती है। अब आते हैं ये विद्युत अपघटनी अपचयन। जो विद्युत अपघटनी जो अपचयन कराया है, या फिर इसे एक और नाम है इसका, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, यानी विद्युत अपघटनी अपचयन जो कि उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए अपनाया जाता है, जो कि अभी ऊपर किया था। अब उसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं, उसमें वास्तव में क्या क्रिया होती है वो समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा ये एक बैटरी होती है, बैटरी होती है, इसमें क्या होता है, एक जो एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ओके फ्रेंड्स, जो एनोड और कैथोड जो होते हैं वो ये सेल यानी बैटरी के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये कुंजी यानी ये क्या है, स्विच है। स्विच को जब ऑन कर देंगे तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो एनोड और कैथोड। अब दोस्तों आपके सामने एक समस्या जरूर आती होगी, यानी कैथोड और एनोड पर आवेश कैसे डिसाइड करें, ये माइनस है, आप अभी याद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक आपको हमेशा के लिए याद रहे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आपने दोस्तों एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस पे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ओके फ्रेंड्स, जो एम्बुलेंस होती है उस पे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो एम्बुलेंस क्या होती है, A4 क्या होगा, एम्बुलेंस पे क्या होता है, प्लस का चिन्ह। तो A4 क्या होता है, एनोड, तो एनोड पर भी क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख लीजिए। A4 एम्बुलेंस जिसपे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होगा, तो A4 क्या होता है, एनोड, उस पर भी क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो ये क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड पे क्या होगा, प्लस आवेश होता है, और कैथोड तो बकाया बचा एक कैथोड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो कैथोड पे क्या होता है माइनस। तो इसमें जो एनोड होता है वो अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं, अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं, और शुद्ध धातु का क्या होता है पतला कैथोड कैथोड लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये इसके अंदर क्या होगा विद्युत अपघट्य, यानी जिस धातु का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं उसका विद्युत अपघट्य लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिया हमने, इसके अंदर जो विलयन भरा है, जो ये टैंक है, टैंक के अंदर जो ये विलयन भरा है, विलयन भरा है, वो विलयन कौन सा है, जिस धातु का हम शुद्धिकरण करते हैं उसका ही लेना है। जैसे कॉपर शुद्धिकरण कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट लेना है, उसी प्रकार जिंक का अगर शुद्धिकरण कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट लेना है। यानी जो हम जिसका शुद्धिकरण कर रहे हैं उसका ही ये विलयन लेंगे इसके अंदर। तो ये विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसे हम क्या कहते हैं विद्युत अपघट्य। ओके फ्रेंड्स, तो ये विद्युत अपघट्य लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अम्ल डाल देते हैं जिसके कारण ये क्या हो गया अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर का अगर शुद्धिकरण कर रहे हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट ले लेंगे, तो ये जो अशुद्ध धातु का जो एनोड हो जाएगा और शुद्ध धातु का क्या लेंगे हम पतला कैथोड लेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है कुछ समय बाद क्या होता है जब इसमें धारा प्रवाहित यानी जो कुंजी होती है उसे हम जब ऑन करते हैं, तो जब कुंजी को जब ऑन करते हैं तो इसमें क्या होती है धारा प्रवाहित होने लगती है। तो धारा प्रवाहित होने के कारण जो एनोड होता है वो क्या होता है अपघटित होने लगता है। तो इससे अपघटित होने लगता है, तो अपघटित होने पर क्या होता है इसमें जो Cu+2 यानी कॉपर आयन होते हैं, यहाँ पे कोई भी आयन हो सकता है, जिस धातु का हम शुद्धिकरण करेंगे उसी के जो आयन इसमें क्या होंगे मुक्त होंगे। तो ये आयन मुक्त होते हैं और ये क्या होंगे कैथोड जो कि माइनस है, तो प्लस क्या होता है कैथोड की तरफ भागते हैं और वहां पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वहां पे निक्षेपित होते जाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो कैथोड की जो पतली छड़ थी वो कुछ समय बाद क्या होती है मोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें कॉपर के आयन क्या होते हैं निक्षेपित होते जाते हैं, और जिसके कारण ये क्या होगी मोटी होती जाती है। और इसमें क्या होता है जो एनोड पर जो अशुद्ध धातु का जो इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होता है जब इसका विद्युत अपघटन होता है तो इसमें क्या होता है कुछ अविलेय अशुद्धियां होती है इसके अंदर अविलेय। तो ये अविलेय अशुद्धियां क्या होती है इस एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इन इन जमा हुई जो अशुद्धियां होती है उन्हें क्या कहते हैं अपद्रव्य या एनोड पंख कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एनोड के नीचे क्या होती है अविलेय अशुद्धियां यहाँ पे एकत्रित होती रहती है, जिससे ये एनोड के नीचे, तो ये जो कि ब्राउन कलर में दिख रही है आपको, तो इन्हें हम क्या कहते हैं अपद्रव्य या एनोड पंख कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया अपने चित्र। अब इसका जो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अब थ्योरी क्या है, जो हमने इसमें चित्र में देखा वही इसी थ्योरी में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं कॉपर जिंक टिन निकेल सिल्वर गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। यानी जो अशुद्ध धातु का क्या होता है एनोड होता है तथा शुद्ध धातु का क्या होता है कैथोड बनाया जाता है। जिस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है उसी धातु का लवण विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जो कि मैंने ऊपर बनाया था जो उसके अंदर विलयन भरा हुआ है उसे क्या हम क्या कहते हैं लवण विलयन या विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो वो उसी धातु का लिया जाता है जिस धातु का हम शुद्धिकरण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और चित्र अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। जिस प्रकार हमने ऊपर उपकरण देखा था उस अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। जब विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित की जाती है तब अशुद्ध धातु का एनोड अपघटित होने लगता है, जिससे मुक्त आयन विद्युत अपघट्य के माध्यम से, यानी विद्युत अपघट्य जो कि उसमें द्रव्य भरा हुआ है उसके माध्यम से कैथोड पर निक्षेपित होने लगते हैं। जो मुक्त आयन होते हैं ऊपर ऊपर जो कॉपर आयन उस पर निक्षेपित हो रहे थे, तो यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं अपन, जिस धातु का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं वही आयन क्या होंगे कैथोड पर निक्षेपित होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आयन मुक्त आयन क्या होते हैं कैथोड पर निक्षेपित होने लगते हैं। कुछ अविलेय अशुद्धियां अपघटन के दौरान एनोड के नीचे जमा हो जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं, जो कि आपको चित्र में देखा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा एनोड पंख कहते हैं, एकदम सिंपल सा है। अब आते हैं कुछ समय बाद अशुद्ध धातु का एनोड पतला व शुद्ध धातु का कैथोड मोटा हो जाता है, क्योंकि जो
कैथोड पर क्या होता है, जो मुक्त आयन होते हैं यानी धातु के मुक्त आयन क्या होते हैं, निक्षेपित होते जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। और जो उस जो एनोड होता है वो अशुद्ध धातु का होता है, उस वो क्या होता है, अपघटित होता रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, पतला हो जाता है। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया पूर्ण होने पर शुद्ध धातु का कैथोड निकाल लेते हैं, जो कि विद्युत अपघटनी परिष्करण से प्राप्त शुद्ध धातु है। इस प्रकार क्या होती है, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। यही क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम मिश्रातु या मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। यानी समांगी मिश्रण मतलब क्या होगा, यानी जो अपन दो धातुएं ले रहे हैं उनका जो मिश्रण बना रहे हैं, उनका क्या होगा, जो नई धातु बनेगी, नई धातु के प्रत्येक भाग में दोनों धातुओं की मात्राएं बराबर होंगी। यानी मान लीजिए आपने एक सेंटर का भाग काट लिया, तो उसके अंदर और एक साइड से भाग काट लिए, तो जो बनी हुई नई धातु है, नई धातु का जो सेंटर से आपने भाग काटा है और जो साइड से भाग काटा है, दोनों भागों में जो दोनों धातुओं की मात्राएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण पीतल। पीतल में क्या होता है, जिंक और कॉपर से बना होता है। जो कांसा होता है वो टिन यानी एसएन यानी टिन वह कॉपर से मिलकर बना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है अमलगम। अमलगम क्या होता है, यदि मिश्रातु में, यानी जो ये मिश्रातु बनाई थी हमने, अगर मिश्रातु में कोई एक धातु पारद है, पारद यानी मरकरी Hg है, तो इसे हम अमलगम कहते हैं। मान लीजिए जो मिश्रातु बनाई है, मिश्रातु में मान लीजिए जिंक और कॉपर यहाँ पे लिया है। अगर हमने जिंक ले लिया और कॉपर को हटा दिया, कॉपर की जगह हमने Hg ले लिया। ओके फ्रेंड्स, तो Hg ले लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिंक अमलगम। तो इसे हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। यदि मिश्रातु में एक धातु पारद है तो इसे हम अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक और कॉपर था, जिंक कॉपर में से हम अगर कॉपर हटा देते हैं, उसकी जगह Hg ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक अमलगम। इसे ही हम कहते हैं अमलगम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।